Assalamu alaikum. We are now going to study about cardiac pathology, which is the chapter 8 in the Pathoma book. कार्डिक पैथोलॉजीज के अंदर बेसिकली वो सारी पैथोलॉजीज आती हैं जो कि लिंक्ड हैं हार्ट के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे स्कीमिक हार्ट डिजीज़ को। स्कीमिक हार्ट डिजीज़ हमारे पास वो डिजीज़ हैं हार्ट की कि जिसके अंदर द ब्लड फ्लो टू द हार्ट इज़ बीइंग रिड्यूस्ड, thus which reduces the oxygen supply। इसके अंदर हमारे पास ग्रुप आता है सिंड्रोम्स का जो कि मायोकार्डियल इस्कीमिया से रिलेटेड है। इस्कीमिया जैसे कि हमने पीछे बात कर ली कि ब्लड फ्लो टू द हार्ट इज रिस्ट्रिक्टेड, थस द ऑक्सीजन सप्लाई इज रिड्यूस्ड कि हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है। इस्कीमिक हार्ट डिजीज इज द लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ इन द यूएस। नेक्स्ट हमारे पास आता है वो इश्यूज जो कि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की वजह से हैं, कोरोनरी आर्टरीज के। कोरोनरी आर्टरीज वो आर्टरीज जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का मतलब कि जो हार्डनिंग हो जाती है हार्ट के ब्लड वेसल्स की ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ सम प्लेग और सम फैटी मटेरियल जो कि रिड्यूस कर देता है ब्लड सप्लाई को हार्ट को। जो रिस्क फैक्टर्स हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज के वो सिमिलर हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के अंदर, और ये इंसिडेंट्स एज के साथ साथ इंक्रीज होते हैं। द फर्स्ट डिजीज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इज एंजाइना। एंजाइना की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है स्टेबल एंजाइना जो कि एक सिंपल चेस्ट पेन है जो कि किसी भी एक्सर्शन या इमोशनल स्ट्रेस की वजह से होती है और ये 20 मिनट से कम टाइम में ख़त्म हो जाती है। इसके अंदर ये आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की वजह से होती है कोरोनरी आर्टरीज के अंदर, और 70% जो स्टेनोसिस है उसके लिए। स्टेनोसिस बेसिकली मीन्स द ब्लड नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज। स्टेनोसिस का मतलब नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज होता है जो कि फिर रिड्यूस कर देता है ब्लड फ्लो को। अगर ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा तो जो मेटाबॉलिक डिमांड्स हैं वो हार्ट की पूरी नहीं होंगी। हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं जिसमें से हमारे पास एक मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम वगैरह आ जाती हैं, और ये रिप्रेजेंट करती है रिवर्सिबल इंजरी को मायोसाइट्स के अंदर। यानी इंजरी की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, रिवर्सिबल इंजरी और इरिवर्सिबल इंजरी। रिवर्सिबल इंजरी वो इंजरी होती है कि अगर आप प्रॉपर कंडीशंस वगैरह प्रोवाइड करें तो जो इंजरी हुई है वो रिकवर हो जाती है। जो चेस्ट पेन है वो 20 मिनट तक रहती है ऑलमोस्ट, और ये रेडिएट कर जाती है लेफ्ट आर्म, लेफ्ट जॉ, और यहाँ डायफ्रेसिस होता है इसके अंदर। डायफ्रोसिस जो कि पसीने आना, और डिस्निया शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ईकेजी सेगमेंट, ईकेजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन शो करता है ड्यू टू द सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया। अब यहाँ में कुछ बातें समझने वाली है कि ईकेजी जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है उसके अंदर हमारे पास पीक्यूआर और एसटी सेगमेंट होता है। जो हमारे पास एसटी सेगमेंट होता है उसका डिप्रेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया है। अब सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया का मतलब है कि जो हार्ट की एंडोकार्डियम वाली लेयर है उसका इस्कीमिया है, तो इसलिए हमारे पास सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया उसको हम कह रहे हैं। और ये रिलीफ हो जाता है बाय रेस्ट करने से, नाइट्रोग्लिसरीन लेने से। यूजुअली जो ये दवाइयाँ होती हैं ये जुबान के नीचे रखी जाती हैं जिसकी वजह से पेशेंट को जो सिम्टम्स हैं एंजाइना के वो रिड्यूस हो जाते हैं। अनस्टेबल एंजाइना जो कि रेस्ट पे भी अकर हो रहा है और ये यूजुअली आर्टीरियोस्क्लेरोटिक प्लेग की वजह से, थ्रोम्बोसिस की वजह से। और इनकम्प्लीट ऑक्लूजन होती है कोरोनरी आर्टरी की, मतलब जो कोरोनरी आर्टरी वो कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं है लेकिन वहाँ पे ब्लॉकेज है। अब वो आर्टीरियोस्क्लेरोटिक प्लेग की वजह से, थ्रोम्बोसिस की वजह से, या इट कुड बी एनी ऑफ द रीजन। जो रिवर्सिबल इंजरी है वो ये भी इसके अंदर भी हमारे पास रिवर्सिबल इंजरी होती है। जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है वो एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन शो करता है, और ये भी नाइट्रोग्लिसरीन के यूज से रिलीज हो जाती है। और देयर एग्जिस्ट अ हाई रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन टू द मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, मतलब अनस्टेबल एंजाइना की शिकायत जिन पेशेंट्स में होती है उनको मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंस मेटल एंजाइना जो कि एपिसोडिक चेस्ट पेन होती है कि इसका एक्सर्शन से कोई काम नहीं होता, तो मतलब कोई आपने हैवी एक्टिविटी की है या नहीं की फिर भी आपको जो एंजाइना का मसला है वो होगा। ये यूजुअली कोरोनरी आर्टरी के वेसोस्पाज्म की वजह से होता है। वेसोस्पाज्म का मतलब है कि सडन नैरोइंग ऑफ द आर्टरी। ये रिवर्सिबल इंजरी रिप्रेजेंट करती है। एंजाइना में बेसिकली हमारे पास रिवर्सिबल इंजरी ही आती है। जो ईके सेगमेंट ईकेजी सेगमेंट है वो हमारे पास एसटी सेगमेंट पे एलिवेशन शो कर रहा है क्योंकि ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया है। हमने भी जब बात की थी हमारे पास था
सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया जो कि एंडोकार्डियम जो हार्ट की स्पेसिफिक लेयर है उसका इस्कीमिया था, लेकिन ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया के जिसके अंदर हार्ट की तीनों जो लेयर्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। ये रिलीव हो जाता है नाइट्रोग्लिसरीन या कैल्शियम चैनल के ब्लॉकर्स को यूज करने से। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। इसको डिटेल में देखते हैं कि ये नेक्रोसिस है कार्डियक मायोसाइट्स का। एंजाइना में हमारे पास रिवर्सिबल इंजरी थी, मतलब वहां पर नेक्रोसिस नहीं था। मायोकार्डियल इंफेक्शन में नेक्रोसिस है, मतलब इंजरी इज इरिवर्सिबल। अब यूजुअली एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग की वजह से होता है, किसी भी थ्रोम्बस की वजह से, या कंप्लीट ऑक्लूजन हो जाती है हमारे पास कोरोनरी आर्टरी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कि इसके अदर कॉजेज जो कि हमारे पास कंप्लीट ऑक्लूजन के अलावा कोई एम्बुलाई या कोई वेस्कुलाइटिस वगैरह भी हो सकता है। एम्बुलाई बेसिकली वो जो क्लॉट जो जो जब क्लॉट मूव करना शुरू कर जाए तो उसे हम एम्बुलाई कहते हैं। थ्रोम्बस इज अ सिंपल क्लॉट व्हिच डू नॉट मूव, और एम्बुलाई वो क्लॉट जो मूव करे। वेस्कुलाइटिस वेसल्स की इन्फ्लेमेशन है। अब इस जो क्लिनिकल फीचर्स हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के अंदर, वो स्फीयर चेस्ट पेन आती है जो कि 20 मिनट से ज़्यादा लास्ट करती है, ओके, जो रेडिएट कर जाती है लेफ्ट आर्म और जॉ से। इसके अंदर डायफ्रेसिस यानी पसीने आते हैं, डिस्निया व्हिच मींस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, और जो सिम्टम्स हैं वो नाइट्रोग्लिसरीन से रिलीफ नहीं होते। अब इंफ्रैक्शन के अंदर यूजुअली लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल आते हैं, और जो एट्रियाज हैं वो अफेक्ट नहीं होते। हम यहाँ पे हार्ट की जो 3 मेन लेयर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। जो लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, अगर उसमें कोई इशू आया है तो वो इंफ्रैक्शन कॉज कर देगा इंटीरियर वॉल और इंटीरियर सेप्टम ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल में। और ये 45% ऑफ द केसेस जो है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के अंदर, उनके अंदर हमारे पास लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी की ही ऑक्लूजन आती है, मतलब उसकी ब्लॉकेज आती है। जो राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज है वो रिलीज करती है, मतलब वो लीड करती है पोस्टीरियर वॉल, पोस्टीरियर सेप्टम और पेपिलरी मसल्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल की इन्फेक्शन को। हमारे पास सेकंड मोस्ट जो कॉमन कॉज है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन का, वो होता है राइट कोरोनरी आर्टरी की ऑक्लूजन की वजह से। जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है वो लीड करती है इंफ्रैक्शन को लेटरल वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। इन सब में हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा अफेक्टेड है क्योंकि मेजर जो काम होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का आता है। इनिशियल फेज में जो इंफ्रैक्शन है वो सिर्फ सब एंडोकार्डियल नेक्रोसिस तक लिमिटेड रहता है, लेकिन फिर बाद में हमारे पास जो इश्यूज आते हैं वो ट्रांसम्यूरल नेक्रोसिस तक चले जाते हैं। पहले हमारे पास एसटी सेगमेंट डिप्रेशन में होता है, लेकिन बाद में हमारे पास एसटी सेगमेंट एलिवेशन में शो करता है क्योंकि ट्रांसम्यूरल नेक्रोसिस आ रही है कि हार्ट की जो वॉल्स हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास आता है लेबोरेटरी टेस्ट और ट्रीटमेंट का। एक पेशेंट है उसको हार्ट अटैक का इशू हुआ है, तो वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमारे पास कुछ लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं जिसके अंदर हमारे पास मेन 2 आते हैं, ट्रोपोनिन 1 और सीकेएमबी। अगर किसी पेशेंट को फर्स्ट टाइम जो अटैक आया है तो उसके लिए हम ट्रोपोनिन 1 यूज़ करते हैं। ये लेबोरेटरी टेस्ट है, ये टेस्ट लेबोरेटरीज में होते हैं कि ये हमारे पास एक गोल्ड स्टैंडर्ड है कि अगर उस पेशेंट के ब्लड में हमें ट्रोपोनिन 1 मिलता है, उसका लेवल राइज मिलता है आफ्टर 2 to 4 आवर्स, तो हम कह सकते हैं कि इस पेशेंट को हार्ट अटैक का इशू आया है। और ये ट्रोपोनिन 1 का जो लेवल पीक पे जाता है वो 24 घंटे पे जाता है, और नॉर्मल आ जाता है 7 to 10 डेज के अंदर। अब एक पेशेंट है उसको एक हार्ट अटैक के बाद दूसरा हार्ट अटैक आया, तो ये हम ट्रोपोनिन 1 से जज नहीं कर सकते, ट्रोपोनिन 1 के लेवल से जज नहीं कर सकते। वी वुड यूज अनदर मार्कर विच इज सीकेएमबी, क्रेटिनिन काइनेज एमबी, जो कि री इंफ्रैक्शन को जज करने के लिए होता है। और ये हमारे पास इसका लेवल जो है वो 4 to 6 आवर्स इंफ्रैक्शन के बाद राइज करता है, और ये पीक पे जाता है 24 घंटे के अंदर, और नॉर्मली ये 72 घंटे के अंदर नॉर्मल होता है। अब कुछ ट्रीटमेंट्स हैं हमारे कार्डियक इंफ्रैक्शन के अंदर जो कि हम फाइनली डिस्कस करेंगे। थ्रोम्बोसिस बेसिकली जो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन थी वो एस्पिरिन या हेपरानिन से खत्म हो सकती है। हमने कहा था कि हमारे पास जो ऑक्सीजन की ब्लड सप्लाई है वो रिड्यूस्ड है क्योंकि हमारे पास इस्कीमिया है, तो अगर हम सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन यूज करें तो मिनिमाइज कर देगा इस्कीमिया को। जो नाइट्रेट्स है वो वेजोडाइलेट कर देंगे वेसल्स को क्योंकि हमारे पास वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का इशू था। जो बीटा ब्लॉकर थे वो स्लो कर देगा हार्ट रेट को, डिक्रीज करेगा ऑक्सीजन डिमांड को, ताकि जो अरिथमियाज के रिस्क है उसको कम किया जा सके।
एस इनहिबिटर्स हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल की डायलेशन को डिक्रीज करेंगे क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल पे ऑलरेडी बहुत लोड था। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिब्रोमाइसिस या एंजियोप्लास्टी, जो कि ओपन करने के लिए यूज होते हैं ब्लॉक्ड वेसल्स को। एंजियोप्लास्टी जिसके अंदर एक ब्लून लाइक ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है वेसल्स को आर्टिफिशियली डायलेट करने के लिए। अब मेन बात जो यहाँ पे एक समझने वाली है कि अगर हार्ट को ब्लड वेसल्स, न्यूट्रिएंट्स या जो बेसिक मेटाबॉलिक डिमांड है वो उसकी पूरी नहीं हो रही है और वहाँ पे ऑक्सीजन की लिमिटेशन है काफ़ी अरसे से, लेकिन अब वहाँ पे जब उसको सडन सप्लाई मिलेगी ऑक्सीजन की और मेटाबॉलिक डिमांड उसकी सडन पूरी होना शुरू होगी, तो वहाँ पे जो हमारे पास रीपरफ्यूजन इंजरी है वो हो सकती है, क्योंकि हमारे पास जो डैमेज सेल्स थे उनके अंदर कैल्शियम इन्फ्लक्स आएगा जो कि रिलीज करेगा, कॉज करेगा हाइपर कॉन्ट्रैक्शन को मायोफिब्रिल्स की। और फिर इसी तरह जो रिटर्न है ऑक्सीजन का इन्फ्लेमेटरी सेल्स का वो इंक्रीज करेगा फ्री रेडिकल की जनरेशन। फ्री रेडिकल हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, इसलिए वो डैमेज करेंगे मायोसाइट्स को और इस तरह हमारे पास रीपरफ्यूजन इंजरी होने के भी चांसेस होते हैं और हमने इसको भी ट्रीटमेंट के जरिए ट्रीट करना होता है। यहाँ पे कुछ डायग्राम्स हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पे एक टेबल है जो कि हमारे पास क्रॉस चेंजेस डिटेक्ट बता रहा है हमें कि ये इश्यूज आ सकते हैं और ये इसमें चीज़ें होंगी। यहाँ पे कुछ डायग्राम्स है कि जिसके अंदर वो थ्रोम्बोसिस दिखा रहे हैं कोरोनरी आर्टरी का। ये हमारे पास इनकम्प्लीट ऑक्लूजन है, ये हमारे पास कंप्लीट ऑक्लूजन है, ये ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है। यहाँ पे ये अर्ली इंफेक्शन है, ये 1 डे ओल्ड। ये कॉन्ट्रैक्शन है नेक्रोसिस बैंड का, ये मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है। फिर इसके अंदर कॉग्निटिव नेक्रोसिस है और इसके अंदर न्यूट्रोफिलिक इनफिल्ट्रेट है। ये हमारे पास कुछ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की कॉम्प्लिकेशंस है कि जिसके अंदर ये फिब्रिनाइसिस पेरिकार्डाइटिस है, मतलब पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन है। ये हमारे पास रप्चर है वेंट्रिकुलर वॉल का। ये हमारे पास रप्चर है पेपिलरी मसल्स का जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। यहाँ पे ये मायोकार्डियल स्कार है, ग्रॉस अपीयरेंस। ये हमारे पास माइक्रोस्कोपिक एक्सपीरियंस है, ये हमारे पास वेंट्रिकुलर एनेउरिज्म है। सडन कार्डिक डेथ जो कि हमारे पास अनएक्सपेक्टेड डेथ होती है कार्डिक डिजीज की वजह से, उसके जो सिम्टम्स हैं वो यूजुअली 1 घंटे बाद राइज होते हैं और ये यूजुअली फेटल वेंट्रिकुलर एरिथमिया में जो मेजर इशू आता है उसका ये आता है। जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो एक्यूट इस्कीमिया होता है और ये 90% पेशेंट्स के अंदर प्री एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक बंदे की अचानक कार्डिक सडन कार्डिक डेथ हुई है और उसके अंदर कोई सिम्टम नहीं था, कोई इशू नहीं था, उसको ऐसा नहीं होता। देयर आर सम रीजंस जो कि बहुत अरसे से प्रिवेल कर रहे होते हैं, लेकिन वो डायग्नोज नहीं हो पाते। जो लेस कॉमन कॉजेज आते हैं हमारे पास मिट्रल वाल्व कोलैप्स। मिट्रल वाल्व को हम बाइपास्पी वाल्व भी कहते हैं और ये लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रिया के दरमियान में होती है। कार्डिक मायोपैथी के हार्ट की कोई मसल की पैथोलॉजी आ गई और कोकेन अब्यूज। क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज नेक्स्ट में जो हमारे पास है कि या पुअर मायोकार्डियल फंक्शन जो है वो तो ऑब्वियसली होगा ही जो क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज की वजह से। जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वगैरह ये सारा हमारे पास क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज के अंदर आ जाता है, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।